नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश में कोरोना महामारी आज थमने का नाम नहीं ले रही। हर जगह कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड और अन्य सुविधाओं की बहुत कमी है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे ही डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और कोरोना संक्रमण से किस तरह बचा जाए इसकी सलाह भी ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जुड़े हुए हैं, जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर अव्यक्त, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते मोनिका जी, आपको और आपके दर्शकों को। जी नमस्कार डॉक्टर। सबसे पहला मेरा सवाल यही है डॉक्टर कि क्या कोरोना और डायबिटीज की दवाएं एक साथ ली जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ ली जा सकती हैं। डायबिटीज तो पहले से रहता है, तो डायबिटीज यदि चल रही है जो दवा, तो दवा कोई भी बंद ना करे। कोरोना की दवाओं की जरूरत जब भी पड़ती है, जैसे दो तरह की दवाएं होती हैं यूजली कोरोना में। एक तो जब घर पर रहते हैं आप, और दूसरा भर्ती होकर दवा की जाती है जब कभी एडमिशन की जरूरत होती है। दोनों ही तरह की दवाओं को डायबिटीज की दवाओं के साथ दिया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर, इसी के साथ कई बार ये मामले देखने को मिलते हैं कि जैसे कि ब्लैक फंगस, जो अभी नए मामले सामने आ रहे हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है? पहले देखिए, बचाव किसी भी चीज का करना हो तो मैं पहले कारण समझ लेना चाहिए जी। मैं सिम्टम्स बाद में बता देता हूँ, पहले मैं बचाव और कारण को हम समझ लेते हैं जी। तो ब्लैक फंगस जो है एक तरह का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में होता है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस कहलाता है और ये सब जगह प्रेजेंट है। हमारे कई बार नाक वाक में ऐसे ही पड़ा रहता है। यदि हम इम्यूनिटी हमारी लो नहीं है तो कुछ भी परेशानी नहीं करेगा। और ब्लैक फंगस एक नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पहले से होती आई है। ऐसे लोगों को जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या कैंसर के मरीज हो, या एड्स के मरीज हो, या किसी वजह से उनको कोई ऐसी दवाएं लंबे समय से चल रही हो जो इम्यूनो सप्रेसिव हो, तो ऐसे लोगों में बीच बीच में ब्लैक फंगस देखने में मिलता रहा है। लेकिन अभी कोविड में इसकी संख्या बढ़ी है। उसकी वजह यह है कि कोविड खुद इम्यूनिटी को कम कर देता है। दूसरा, यदि कोविड के साथ किसी को डायबिटीज है तो वो थोड़ा ज्यादा खतरा हो जाता है। ब्लड शुगर ज्यादा हो और इम्यूनिटी भी कम हो डायबिटीज से, और कोविड भी हो, तो थोड़ा सा ज्यादा संभावना हो जाती है। तीसरा, कभी कभी हमें जान बचाने के लिए कोविड में, सब में नहीं, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में स्टेरॉइड्स को देने की जरूरत पड़ती है, लगभग 15-20% लोगों को। तो वो जब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और वो स्टेरॉइड्स किसी वजह से ज्यादा डोज में हो या लंबे समय तक देने पड़ जाए, तब भी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये 3-4 प्रमुख कारण हैं। आपने देखा, डायबिटीज, स्टेरॉइड्स का यूज और कोविड खुद। और चौथा है, कभी जब भर्ती होते हैं मरीज तो ऑक्सीजन वगैरह जो जहां पर डिस्टिल वाटर होता है उसकी हाइजीन का ध्यान रखना होता है। मतलब उसकी ट्यूबिंग्स का, और जिसमें वो पानी, क्योंकि ह्यूमिडिफाई करके ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है नाक में, लेकिन यदि वो किसी वजह से अनहाइजीनिक हो तो फिर वहां से भी संभावना बढ़ती है। तो बचाव इन्हीं सब संभावनाओं को दूर करना है। जैसे कि डायबिटीज को आप कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत संभावना है कि आपको नहीं होगा। स्टेरॉइड्स का यूज आप सही ढंग से करेंगे, व्यर्थ में ना दें, और बहुत जल्दी ना शुरू करें कोविड में। जब जो राइट टाइम होता है, जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट है या ऑक्सीजन नीड है, तभी स्टेरॉइड की जरूरत होती है और सही डोजिंग में शुरू हो और जल्दी बंद कर दिए जाएं। जो जल्दी का अर्थ है डॉक्टर तय करेगा कब तक बंद करेंगे, किस डोज में देना है, सब आपके डॉक्टर तय करेंगे। तो स्टेरॉइड का बेटर यूज, डायबिटीज को कंट्रोल करना और हाइजीन का ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन हाइजीन है, तो फिर हम बचाव कर सकते हैं। अगली लक्षण आप पूछ रहे थे, बताऊं? जी बिल्कुल। हाँ, अगली लक्षण जो है उसमें पिगमेंटेशन होना, नाक वगैरह के आसपास स्किन में डार्क रेड, ब्राउन या फिर ब्लैकिश सा, नोज का काफी स्टफी सा फील होना, कभी कभार ब्लीड होना हल्का फुल्का सा, ठीक है, बहुत तेज सिर दर्द होना, कभी आंखों में सूजन और लालिमा होना, इस तरह के, या दांतों में काफी दर्द होना और दांतों का हिलने लगना, ये सारे लक्षण होते हैं अर्ली लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस के। लेट लक्षणों में फिर विजन में प्रॉब्लम होने लगती है, जब वो आंखों में ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो ये एक इन्वेजिव फंगस है। इन्वेजिव का अर्थ होता है जो पेनिट्रेट कर सकता है टिश्यूज को और बोन को। जी, तो इन्वेजन करके ये ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, आंख में पहुंच जाता है। तो इसलिए अर्ली पहचानना बहुत जरूरी है। मैं ये बोलूंगा, घबराने की बात नहीं है। यदि हम प्रिवेंशन पहले रखें, सबसे पहले तो कोविड ही ना होने दें। जब कोविड नहीं होगा तो उसका कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। दूसरा, इनकेस यदि कोविड हो जाता है तो भी संभावना बहुत कम है। म्यूकोरमाइकोसिस ऐसे नहीं कि बहुत संक्रामक रोग नहीं है, ये बहुत रेयर होता है और ऐसे डरने की बात नहीं है इसमें। यदि
हो गया किसी को तो वो जल्दी यदि पहचान लेता है तो इसमें कंप्लीट रिकवरी संभव है। कंप्लीट रिकवरी के लिए कुछ दवाएं और कुछ कभी कभार सर्जरी की जरूरत होती है। जी डॉक्टर, इसी के साथ क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में हर कोई घर पर ही अपना ऑक्सीजन चेक कर रहा है, कितना ऑक्सीजन लेवल हो जिस पर डरने की जरूरत नहीं है? जी 94% से ऊपर यदि पल्स ऑक्सीमीटर सैचुरेशन आ रहा है आपका तो आप आराम से घर पर रह सकते हैं। 94 से नीचे आ रहा है, 90 से 94 के बीच में, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। 90 के नीचे तो एडमिट की जरूरत पड़ेगी। 90 से 94 बॉर्डर लाइन जो है उसमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो डिसाइड करेंगे सिचुएशन के हिसाब से, अदर पैरामीटर्स के हिसाब से कि आपको भर्ती करना है या बिना भर्ती के इलाज करना है। लेकिन 94 के ऊपर है तो आप काफी सेफ हैं। यहाँ एक बात मैं बोलना चाहूंगा पल्स ऑक्सी से संबंधित, कई बार लोग घबरा जाते हैं थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाए सैचुरेशन, थोड़ी देर के लिए मेरा भी 89-90 दिखा सकता है, भले मेरा 98 रहता हो। कभी क्या होता है कि कभी उंगली गीली हो या फिंगर में हिल रही हो, शेकी हो, तो गलत रीडिंग आती है, या तो उंगलियां बदल कर देख लेनी चाहिए और स्टेबल करके देख लेना चाहिए, और जो सबसे ज्यादा वाली रीडिंग है उसको रिलायबल मानना चाहिए, लोअर रीडिंग को नहीं। ठीक है जी डॉक्टर, इसी के अलावा जैसा कि कहा जा रहा है जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी। बच्चे पिछले 1.5 साल से वैसे ही लॉकडाउन की वजह से घर पर ही हैं, स्कूल सारे बंद हैं, ऐसे में घर पर रहकर उन्हें किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं? जी मोनिका जी, घर पर रहकर, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, कि घर पर रहकर बच्चों को यदि सुरक्षित रखना है तो सबसे जरूरी है कि वयस्क खुद सुरक्षित रहें, क्योंकि वायरस कोई ना कोई घर में हम में से ही लेकर आएगा। बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं अब, तो इसलिए यदि वायरस की एंट्री ना हो घर में, यदि एडल्ट खुद अपना ध्यान रखें, जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, और वैक्सीनेशन भी है अब तो एडल्ट्स के पास, तो इन ये 4 अपने जो हथियार हैं इनका सही ढंग से यदि यूज करेंगे तो घर में आएगा ही नहीं वायरस। घर में नहीं आएगा तो बच्चे भी बीमार नहीं होंगे। इनके यदि किसी को हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बोलना चाहूंगा कि पहला सिम्टम जैसे ही आता है, जैसे किसी को सर्दी खांसी या फीवर हो गया किसी एडल्ट को, तो लोग ये गलती करते हैं कि उसको ये मान लेते हैं कि मैंने आज दही खा लिया था, मैंने आज नींबू खा लिया था, मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था, तो मुझे हो गया। ये ना माने, सबसे पहला काम है आप आइसोलेटेड हो जाइए अदर फैमिली मेंबर्स से। जी वो होंगे, भले वो हो सकता है आपका एलर्जिक हो सकता है कोई दूसरा कॉमन वायरल हो, पहला लेकिन काम आइसोलेटेड होइए। उसके बाद पहले जब तक कंफर्म ना हो जाए कि कोविड नहीं है तब तक आप आइसोलेटेड रहिए, और यदि कोविड निकलता है तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप बाकी लोगों को बचा लेंगे घर में। जी डॉक्टर, हमारे दर्शक सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुनील, अपना सवाल कीजिए। अगर डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी जो वैक्सीन लग रही है अपने यहाँ, वो कोविशील्ड लग रही है, उसका गैप उन्होंने 12 से 16 हफ्ते के बीच में कर दिया। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ सुनील जी, आप बोलिए। तो वो सर जैसे 12 से 16 हफ्ते के बीच में इन्होंने कोविशील्ड को कर दिया है, तो हम लोगों को तो लग गई, हमारे बच्चों को लगना है डॉक्टर साहब, तो क्या हम 3 दिन का इंतजार करें या कोविशील्ड ही लगवाएं? नहीं, देखिए अभी जो राइट नाउ हम पेंडेमिक में सिचुएशन में है भारत, तो अभी तो राइट नाउ आपको ये करना चाहिए, जो भी अवेलेबल है वो लगवाइए आप, जो सबसे पहले लग सके। ठीक है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, सबसे पहले वो लगवाना है। स्पुतनिक वी कम संख्या में आ रहा है, विदेश से आ रहा है, कितना अवेलेबल हो पाएगा अभी कुछ क्लियर नहीं है। कब तक क्लियर प्रॉपरली अवेलेबिलिटी सब जगह जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता, तो वेट करना सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि इस बीच यदि किसी ने इन्फेक्शन कैच कर लिया तो फिर वो बहुत ही दुर्भाग्यवश होगा वो। इसलिए अभी आप सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, बाद में ऑप्शन रहेगा क्रॉस वैक्सीनेशन का। जैसे इंग्लैंड में, मैं आपको मोनिका जी आपको भी बता दूं ये कि इंग्लैंड में ये उन लोग प्लान कर रहे हैं कि क्रॉस वैक्सीनेशन 6-7 महीने बाद करवाएंगे वो लोग। मतलब कि एक वैक्सीन, जिन लोगों ने एक तरह का वैक्सीन लिए हैं, 6-7 महीने बाद दूसरे तरह का वैक्सीन उनको एक डोज दिया जाएगा, लाइक दैट। तो ये पॉसिबल होगा कि आप यदि चाहेंगे कि दूसरे तरह का कोई वैक्सीन दूसरे स्ट्रेन को कवर करने के लिए या ज्यादा प्रोटेक्शन पाने के लिए, ज्यादा उसकी जो एफिकेसी होती है वैसे वाले वैक्सीन आप चाहेंगे तो वो बाद में भी लिए जा सकेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन राइट नाउ जो अवेलेबल है सुनील जी, वो लगवाइए बच्चों को। और बहुत मैं आपको बधाई दूंगा कि आपको इतने विजिलेंट है वैक्सीन को लेकर अपने बच्चों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। उम्मीद है सुनील को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, इसी के साथ ये भी मामले कहीं देखने को मिल रहे हैं कि मरीज में सिम्टम्स तो नजर आते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? माफ कीजिएगा, रिपोर्ट नेगेटिव आती है और यदि सिम्टम्स दिखते हैं तब क्या करना चाहिए? यदि सिम्टम्स हैं तो उसको कोविड ही मानकर चलना चाहिए, भले रिपोर्ट
निगेटिव आए, क्योंकि PCR-RT जो टेस्ट है वो लगभग 70% लोगों में सही रिपोर्ट देगा, 30% लोगों में गलत निगेटिव रिपोर्ट देगा। ये गलत पॉजिटिव नहीं देता है किसी का, गलत निगेटिव दे सकता है। 30% केसेस में मिस आउट हो सकते हैं केसेस। तो यदि सीटी टेस्ट में कभी फाइंडिंग है, किसी ने सीटी कराया या एक्सरे कराया या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, दूसरे लक्षण है, तेज बुखार आ रहा है, तो इसको कोविड मान के चलें। साथ में एक और क्लू देना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि यदि परिवार में या आपके संपर्क में एक से ज्यादा लोगों को फीवर या सिम्टम्स हैं तो उसको कोविड ही मानिए इस समय, कोई दूसरी चीज नहीं होगी। लोग अक्सर ये मानने लगते कि हमें टाइफाइड है। टाइफाइड संक्रामक नहीं होता, एक साथ नहीं होता परिवार के परिवार को, ठीक है। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सब एक साथ नहीं होते और इनके टेस्ट गलत पॉजिटिव आ जाते हैं। कोविड में सबको बता दूं कि टाइफाइड का जो टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट या जो किट टेस्ट होता है, वो दोनों गलत पॉजिटिव आ सकते हैं। इसी तरह से डेंगू किट टेस्ट भी गलत पॉजिटिव आ सकता है। तो इस चक्कर में लोग कोविड होता है और कुछ और कर रहे होते हैं और इससे दूसरों को फैला रहे होते हैं और खुद भी ज्यादा बीमार हो रहे होते हैं। तो यदि इर्द गिर्द आपके इन्फेक्शन है तो बिल्कुल भी ये कोविड ही मानकर चलें उसको। जी डॉक्टर, इसी के अलावा भी यदि पहली डोज लेने के बाद जब मरीजों में हल्का बुखार आता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है कि दूसरी खुराक हम ले या ना ले। ऐसे में मरीजों को क्या करना चाहिए और कितने अंतराल के बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए? नहीं, बुखार आना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी वैक्सीन लगवाया हुआ है कोविशील्ड, आप लोगों को बता दूं, तो ये जरूरी है लगाना। और हल्का फुल्का बुखार होना 1-2 दिन तक या दर्द होना वहां पर लोकल साइट पर, थोड़ी बहुत ठंड लगना, ये सब बहुत ही मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के, जो कि अच्छे ही मैं मानूंगा, क्योंकि ये शो कर रहे हैं कि आपके भीतर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। पैरासिटामोल खा लें आप 2-3 दिन, चाहे तो रेस्ट ले लें और वो ठीक हो जाएगा। अंतराल जो है, जैसे कि कोविशील्ड का भी बढ़ाया है थोड़ा, आपको पता है, कोवैक्सीन का तो आमतौर पर आप माने कि 6 वीक्स to 8 वीक्स तक डिफरेंट तरह के वैक्सीन आएंगे। अभी जो स्पुतनिक भी आ रहा है उसका अंतराल 21 दिन में 2 डोज का रहेगा, तो उससे हमें ये फायदा होगा भारत को कि जल्दी जल्दी लोग वैक्सीनेटेड हो गए 2 डोज। ये एडवांटेज होगा जब स्पुतनिक भी आ जाएगा। और इसका कोविशील्ड कोवैक्सीन का अंतराल तो जब आप पहली डोज लगाते हैं तो खुद ही आपके मैसेज और उसमें गवर्नमेंट दे देती है कब लगेगी सेकेंड डोज। ठीक है डॉक्टर, हमारे साथ हमारे दर्शक केडी राजपूत जुड़ चुके हैं। जी, अपना सवाल पूछिए केडी राजपूत जी। डॉक्टर अग्रवाल साहब, मेरा एक सवाल है, जैसे कोरोना जिसको हो जा रहा है तो वो ऑलरेडी ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन रिसेंटली कई केसेस ऐसे देखे हैं कोरोना ठीक होने के बाद वो सडनली उनको हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना होने के बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है? जी राजपूत जी, ये अच्छा प्रश्न है आपका। इस तरह की डेथ सुनने में मिली है डेफिनेटली। देखिए, कोरोना एक ऐसा वायरस है जो डिफरेंट अंगों को अटैक करता है। हम फेफड़े में तो जानते हैं निमोनिया करता है, बस इसके ये तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, हार्ट की मांसपेशी, हमारा स्केलेटल सिस्टम की मांसपेशी यहां भी अटैक करता है। तो हार्ट की मसल्स में हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन होना पॉसिबल है कोरोना में, एक। दूसरा, आप जानते हैं कि क्लॉटिंग की संभावना को बढ़ा देता है। तो माइक्रो क्लॉटिंग्स कहीं पर जाकर आप ठीक हो गए कोविड से, लेकिन क्लॉटिंग की टेंडेंसी आपकी बढ़ गई है, तो वो कहीं पर जाके ब्लॉक कर देगा धमनी को, हार्ट की या ब्रेन की, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो यस, कोरोना से ऐसा होता है। तो अब किया क्या जाए? लेकिन ये रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। पोस्ट कोविड के बाद बहुत रेयरली ऐसा होता है कि करोड़ों लोगों को जब कोविड होगा या लाखों लोगों को कोविड होगा तो उसमें से कुछ केसेस हम ऐसे सुनने मिल सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, क्या किया जाए कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो ना बढ़े? पोस्ट कोविड फेज में सबसे पहला जरूरी है ब्लड प्रेशर चेक करना और ब्लड शुगर चेक करना जी। यदि ये सामान्य है तो आप काफी हद तक सेफ हैं। तीसरा, हार्ट की गति आपका पल्स ऑक्सीमीटर भी चेक कर देगा आप खुद। यदि वो असामान्य है, जैसे कि 100 के ऊपर बनी रहती है लगातार, तो फिर आप डॉक्टर से चेकअप करवा लें, ईसीजी, इको वगैरह। ठीक है। साथ में जो लोग, ऐसे लोग जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ था, साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब 7वें 8वें दिन तक तेज बुखार, बहुत थकावट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और जिनको या तो एडमिट करना पड़ा या स्टेरॉइड्स वगैरह देने पड़े, उनको एंटीकोगुलेंट दवाएं जो ब्लड थिनर्स कहलाती हैं, वो दवाएं और सेफर वाली, सुरक्षित वाली, कुछ लंबे समय तक डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, जिससे कि उनको क्लॉट बनने की टेंडेंसी ना हो। इतना करेंगे तो बहुत ही कम चांस है। एक और गलती करते हैं लड़के, जो युवा लड़के हैं, जिम विम जो करते हैं, और उनको यदि कोविड हो जाता है, जैसे ही कोविड से ठीक होते हैं दोबारा हैवी जिम शुरू कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है। धीमे धीमे एक्सरसाइज को बढ़ाइए,
धीमे धीमे लाइक थोड़ा वॉकिंग करना, हल्की साइकिलिंग करना, योगा करना, इससे स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप पूरी तरह से 2-3 महीने में रिकवर होने लगेंगे, तब जाके आप प्रॉपर मसल ट्रेनिंग या जिम जो भी आप कर रहे थे वो करें, तो जी। भी हार्ट की सेहत पे अच्छा प्रभाव रहेगा। जी डॉक्टर, उम्मीद है राजपूत जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया हुआ है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किशोर जी। किशोर, अपना सवाल पूछिए। मेरे को ये पूछना था कि मैंने 10 दिन पहले कोविड का वैक्सीन लिया था, कोविशील्ड। इसमें क्या बाद में कुछ सर में दर्द रहता है 8 दिन के बाद, या कभी भी कुछ ऐसा पूछना था? सुनील जी ना? नो, किशोर जी। कोविशील्ड से किशोर जी, ये दर्द ऐसा कोई हेडेक इस वजह से नहीं होता है कि 7-8 दिन बाद कोविशील्ड की वजह से हेडेक शुरू हो गया हो। कोई और कारण हो सकता है, टेंशन हेडेक हो सकता है, एंग्जाइटी से हो सकता है, आप माइग्रेन हो सकता है, या कोई और कारण, या ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लीजिए। ठीक है, पैरास्टामोल जैसी दवाएं जो सेफ होती हैं दर्द निवारक में, वो ले सकते हैं, बाकी डॉक्टर से मिल लीजिए। इसका संबंध वैक्सीन से नहीं है। जी, उम्मीद है किशोर जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, इसी के साथ जैसा कि बच्चों में आपने थर्ड वेव जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है, ऐसे में अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम है? जी, अभी गवर्नमेंट, आज ही इनफैक्ट मैंने मीटिंग अटेंड की थी, गवर्नमेंट बहुत तैयारियां कर रही है थर्ड वेव के लिए। खासकर मैं, क्योंकि शिशु रोग विशेषज्ञ ही हूं मैं, और हमारा संभागीय जो मेडिकल कॉलेज है जबलपुर का, वहाँ पर पीडियाट्रिक हेड हूँ, तो वहाँ पर हमारे यहाँ काफी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे बच्चों को, ये आश्वस्त करता हूँ। जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आशीष जी। आशीष जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहा जाता है कि वैक्सीन लगवाने से कोई भी पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव हो भी जाएगा तो वो क्रिटिकल स्टेज में नहीं जाएगा। मैंने कोवैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, तो क्या मैं ये एश्योर हो जाऊं कि अगर मुझे कोरोना होगा तो मैं क्रिटिकल स्टेज में नहीं जाऊंगा? क्या इसे लेकर कोई डेटा है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। डेटा डेफिनेटली है। जो कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों जो है, उनकी एफिकेसी 70-80% के अराउंड है। ठीक है, 70% मानकर चलते हैं। एफिकेसी का अर्थ होता है कि 70% चांस है कि आपको कोविड इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन 30% चांस है, हो सकता है फिर भी, जो कि माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा, गंभीर नहीं होगा कि आप आईसीयू में एडमिट हो जाएं। और रिसर्च में पाया गया था कि 100% डेथ को प्रोटेक्ट करता है ये। लेकिन फिर भी कुछ डेथ इंडिया भर में ऐसी मिली हैं जहां पर 2 डोज कोविड के बावजूद भी डेथ वैक्सीन के बावजूद भी मिली हैं। उनके कई कारण हो सकते हैं, डीपली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होगी। इस वजह से मैं आपको ये बोलूंगा कि प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा मिलेगा 2 डोज वैक्सीन से, डेफिनेट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन बावजूद उसके प्रिकॉशंस पूरी रखिए, क्योंकि कुछ स्ट्रेन्स या वेरिएंट हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड बहुत अच्छा काम नहीं करता है। फॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीकन वेरिएंट अभी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं फैला हुआ है इस तरह से, यूके स्ट्रेन ज्यादा फैला हुआ है, तो उसमें अच्छा वर्क करता है। तो इस वजह से, क्योंकि स्ट्रेन्स अलग अलग हो सकते हैं और बदलाव कभी भी कर सकता है वायरस, इस वजह से आप वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी पूरी प्रिकॉशंस लीजिए। ये सही है कि आपको प्रोटेक्शन वैक्सीन काफी हद तक देगा गंभीर होने के खिलाफ, और डेथ ना होने देने के संभावना को बहुत बहुत ज्यादा तक बढ़ा देगा। डेटा की जब बात करें तो रिसर्च के हिसाब से 100% है, लेकिन कम्युनिटी डेटा में देखें, कुछ केसेस ऐसे देखने मिले हैं जहां पर कोविड गंभीर हुआ है 2 डोज के बाद भी, बट वो बहुत रेयर है। जहां 18 करोड़ करीब डोज लग चुकी हैं वैक्सीन की, उसमें ऐसे केसेस बहुत ही गिने चुने हैं जो उंगलियों में गिन लिए जाएं। जी डॉक्टर, हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अनिल वर्मा जी। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, मैं 12 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुआ था और अभी मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ, तो क्या मैं अभी वैक्सीन का पहला डोज ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप आइडियली 2 से 3 महीने का गैप सही रहता है। 2 से 3 महीने आप गैप कर सकते हो वैक्सीन लेने के लिए। यदि आपको कोविड 12 अप्रैल को हुआ था तो 2 महीने का गैप कम कर दीजिए अराउंड, फिर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी। क्लियर? ठीक, उम्मीद है सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इन तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।